हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे परीक्षा मंथन के लक्ष्य 3 के अंदर। ठीक है, लेटेस्ट मैगजीन है अभी परीक्षा मंथन का। और इसमें जो है आपका हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली होगा ये, मतलब कि जनवरी से, मुझे लगता है जनवरी से जून तक का इसके अंदर मामला होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका इंडेक्स है कुछ। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, इस अंक में 15 दिसंबर 2025 से 30 जून 2026 तक का बीच का जितना भी महत्वपूर्ण घटना है उसको कवर किया गया है। ठीक है, तो अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि यूपी पीसीएस में 1 साल का करंट अफेयर जनरली करके जाता है। और ख़ास करके परीक्षा मंथन यूपी का मैगजीन भी है और यूपी के रिस्पेक्ट में ये अच्छे तरीके से कवर करता है। तो बिना किसी ज़्यादा समय लिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री। 10 जून 2026 को भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। 10 जून 2026 को भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल की रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ठीक है, उन्होंने 4,399 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तब से लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर तीसरे कार्यकाल में कार्यरत हैं। लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये 4,399 दिन का इन्होंने पूरा किया, उसके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ा। अब यहाँ पर ये दिया है कि कार्यकाल और चुनावी उपलब्धियाँ। ठीक है, उन्होंने 4,078 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्बाध प्रधानमंत्री कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड किया, उनके पिताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में भी सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, 22 मार्च 2026 को मोदी ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने निर्वाचित सरकार, ठीक है, किसी भी ऑफिस में रहते हुए भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा किया। इसमें इनके प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया समय भी शामिल था। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट कुछ था। स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। स्मार्ट बॉर्डर परियोजना वर्ष 2026 में देश को लाल आतंक से मुक्त कराने के बाद अब सरकार ने सरहद की पूरी तरह से अवैध बनाने के मिशन में जुट गई है। ठीक, घुसपैठ और तस्करी के लिए ये चलाया जाएगा। ठीक है, इस योजना की पहली कड़ी में अगले कुछ महीने में चुनिंदा 14 सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वदेशी ड्रोन वगैरह के तहत अवैध बनाया जाएगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से अति संवेदनशील, फिर संवेदनशील और अंत में अन्य सीमा क्षेत्र के को घुसपैठ, तस्करी, ड्रोन के जरिए ड्रग, नकली नोटों की आपूर्ति से मुक्त बनाएगी। फिलहाल इसके लिए जिन 8 अति संवेदनशील क्षेत्रों को चुना गया है उनमें पाकिस्तानी सीमा पर पंजाब और कश्मीर के 2, गुजरात के 1, म्यांमार में इस तरीके से जोड़ा है। ठीक है, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना आपका यही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं बल्कि सीमावर्ती गांव भी आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जुड़े जितने भी गांव हैं, सटे हुए गांव हैं, उसको भी इसके तहत लाया जाएगा। ठीक है, स्वदेशी तकनीक से किया जाएगा। ड्रोन विकसित करेगा इंद्रजाल, भार्गवास्त्र, दिव्यास्त्र, तरह तरह का नाम अपना इन्होंने दिया है इसके लिए। ठीक है, अनुचित सीमाएं की समस्याएं, ये सब मीन्स में आपको इंपॉर्टेंट है, प्री में इसका कोई यूज नहीं है। स्मार्ट फेंसिंग क्या होता है। ठीक है, डीजी स्तर की वार्ता भी संपन्न हुई। पश्चिम बंगाल में बाढ़ लगाने की मंजूरी, बीएसएफ बीजीबी फेंसिंग के लिए नई रणनीति। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत पीएम JAY योजना। पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने वाला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जैसा कि आपको पता है कि आयुष्मान भारत को अप्लाई नहीं होने दी थी ममता बनर्जी, जो कि घटिया कदम था उनका। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने लोगों का काफ़ी नुकसान किया है वहाँ पे, इसको ना लागू करके। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत का 36वां राज्य
केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने इस योजना को लागू किया, जिसने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित हो गया। ठीक है, यही एक बचा हुआ था, अब यहाँ भी लागू हो गया। वित्तीय लाभ 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराता है। यह कार्यक्रम द्वितीयक तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसे विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया है। ठीक है, ये डेट हो सके याद रखेंगे। भारत में तैयार पहले सैन्य एयरबेस विमान ने उड़ान भरी। भारत के विमानन और रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए बड़ोदरा की फाइनल असेंबली उड़ान से पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली। ठीक है, तो इसका कुछ क्षमता है, वजन उठाने का क्षमता, सैनिक को ले जाने का क्षमता, गति है 480 किलोमीटर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उतरने में सक्षम है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुउपयोग, ये हमारे पे में कोई काम नहीं आएगा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 16वीं भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। ठीक है, कुल मिलाकर अगर कहेंगे तो 16 है, 16वीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये 8वां है। ओके, यह विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान है जिसमें डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में मोबाइल आधारित डेटा संग्रह, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय निगरानी, स्वगणना की सुविधा, सटीक भौगोलिक मानचित्रण और जनगणना के दौरान व्यापक जातिगत गणना भी शामिल है। तो 27 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका संचालन जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना को संघ सूची, ठीक है, यूनियन का लिस्ट में 69 में ये रखा गया। इसलिए इसका समन्वय केंद्र सरकार करती है, जबकि कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित सरकार के सहयोग से होता है। सरकार ने 16 जून 2025 को भारत के राजपत्र में जनगणना 2027 आयोजित करने की अधिसूचना जारी की और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने पैसे दिए? 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। जनगणना 2027 को पूरे देश में व्यवस्थित और व्यापक डेटा संग्रह के 2 चरण में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग, आवास का गणना, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक राज्य केंद्रित प्रदेश में लगभग 30 दिनों की अवधि में आयोजित है। इससे पहले 15 दिनों की स्वगणना की सुविधा उपलब्ध है। इस चरण में मकानों की स्थिति, सुविधाएं, परिवारों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। चरण 2 में क्या है? जनगणना की गणना होगी, ठीक है, जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रजनन संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। इसी चरण में जातिगत जनगणना भी की जाएगी। विशेष रूप से लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में के बर्फबारी इलाकों में के क्षेत्रों में यह चरण सितंबर 2026 में आयोजित हो जाएगी। ठीक है, जितना भी बर्फबारी वाला इलाका है उसमें यह सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी में ये मार्च तक, फरवरी 27 तक आयोजित होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर उस टाइम पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस वक्त ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये नहीं हो पाता है पॉसिबल। जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताएं: 2011 की जनगणना तक इस प्रक्रिया में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ही व्यवस्थित गणना की जाती थी। हालांकि 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब जनगणना 2027 के तहत जातिगत जनगणना भी की जाएगी। घर घर जाकर की जाने वाली गणना से पहले 15 दिनों तक की एक वैकल्पिक स्वगणना अवधि दी जाएगी। स्वगणना पोर्टल एक सुरक्षित वेब आधारित सुविधा है जो किसी परिवार के पात्र उत्तरदाताओं को क्षेत्रीय कार्य शुरू होने से पहले अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा देता है। सफलतापूर्वक डेटा जमा करने पर एक विशेष स्वगणना पहचान संख्या जनरेट होगी। ठीक है, जो भी है हमने डिटेल से देख लिया। भूतशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में अभी एक ऐतिहासिक धर्म स्थल था, जिसमें हिंदू पक्ष इसे 11वीं सदी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित वाग्य देवी सरस्वती मंदिर संस्कृत अध्ययन केंद्र मानता है। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। इसी तरीके से जितने भी मंदिर थे भारत में, उस पर इन लोगों ने गुम्बद बनाया और उसको मस्जिद घोषित कर दिया। भारत में 90% जो प्राचीन मस्जिद है भारत में इसी ये पे बना हुआ है।
साफ साफ वो दिख रहा होता है। बनारसी में भी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ वो नज़र आता है। नीचे एकदम पूरा हिंदू आकृति है, देवी देवताओं के फ़ोटो हैं, ऊपर से बस एक ये शुरू कर दिया और वो आपका हो गया। और उसके लिए वो लोग लड़ते हैं। थोड़ा सा शर्म रखना चाहिए आँख में। प्रमुख ऐतिहासिक और कानूनी विवाद। मूल्य मान्यता। 14वीं 15वीं सदी के दौरान इस इमारत का इस्तेमाल होने लगा। अंग्रेजी काल में पुरातात्विक सर्वेक्षणों के दौरान यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां और कमल के फूल जैसे साक्ष्य मिले। वर्ष 2003 का आदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक व्यवस्था दी थी जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने और मुस्लिमों को शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति थी। नवीनतम हाईकोर्ट का फैसला क्या है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में व्यवस्था दी कि भोजशाला मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने 2003 वाली व्यवस्था को निरस्त करते हुए हिंदुओं को पूरे परिसर में नियमित पूजा का अधिकार दिया है। इन लोगों ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। जून 2026 में कलपक्कम तमिलनाडु स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत की है। यह संयंत्र परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है, कहाँ पे है बस ये ध्यान रखना है। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। उतना डिटेल में फिर नहीं पूछेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पर्यावरण के अनुकूल तो होता ही है। उद्देश्य है कि अपना नेट 2070 को अचीव करना 2070 में, यही है। इतना हर चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रुक कर देख लेते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, अभी इतना मैं बोल नहीं पाता हूँ हिंदी में, यह देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम, यह उपलब्धि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा परिकल्पित भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत का प्रतीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक अत्याधुनिक उन्नत परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन के दौरान खर्च होने वाले ईंधन की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है। ओके। ईंधन चक्र क्या है भाई इसका? यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख सकते हो आप। स्वदेशी तकनीक है, यह 500 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टर का डिजाइन और विकास इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। इसका निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। भविष्य की तैयारी। इस तकनीक से भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग का रास्ता साफ होगा जो देश को सदियों तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। कलपक्कम में हासिल की गई सफलता के साथ भारत रूस के बाद वाणिज्यिक फास्टर ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दूसरा देश बन जाएगा दुनिया का। इसके बाद रसिया के बाद। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र निर्माण के 9 संकल्प का ये प्रीलिम्स में पूछेगा, ये सब मेंस में पढ़ा जाता है। ठीक है, मेंस में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं, तो फिर फालतू में यहाँ पे अपना समय वेस्ट नहीं करना है। भारत प्रहार आतंकवादी विरोधी नीति। भारत की सुरक्षा नीति में एक युगांतकारी परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रहार नामक भारत की पहली व्यापक आतंकवादी विरोधी नीति का अनावरण किया। यह नीति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है जिसका प्राथमिक लक्ष्य केवल आतंकवादियों को समाप्त करना ही नहीं बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और वैचारिक समर्थकों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है। यह नीति खुफिया जानकारी आधारित सक्रियता, इंटेलिजेंस, प्रोएक्टिविटी पर जोर देती है ताकि आतंकी घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोका जा सके। प्रहार आतंकवादी विरोधी नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वो इस प्रकार है कि अखंड शून्य सहिष्णुता, किसी भी आधार या तर्क पर आतंकवाद को स्वीकार ना करना। ठीक है भाई, सारा मीन्स का पॉइंट है, कुछ भी आपका प्रहार ये सब मीन्स में हम लोग कंक्लूजन में लिखते हैं। ठीक है, रेजिलियंस, रिकवरी, रीअलाइनमेंट, इंटरनेशनल एफर्ट, एटेन्यूएटिंग, इनेबलिंग कंडीशन, ये सब मीन्स के कंक्लूजन में लिखा जाता है। ठीक है, उतना इसमें डिटेल। एआई हेतु भारत का मानव विजन, ये देख लेते हैं। फरवरी 2026 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मानव विजन प्रस्तुत किया जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास को निर्देशित करने के लिए मानव केंद्रित ढांचा है जिसके मूल में नैतिकता, समावेशिता और राष्ट्रीय संप्रभुता है।
भारत का मानव विजन, मानव की परिकल्पना एआई को केवल एक स्वायत्त शक्ति होने के बजाय मानवीय आकांक्षाओं के विस्तार के रूप में विस्थापित करने पर केंद्रित है। यह 5 मूलभूत स्तंभों का संक्षिप्त रूप है। नैतिक और नीतिगत प्रणाली, मॉरल एंड एथिकल सिस्टम। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस। एन से आपका नेशनल सॉवरेनिटी। ए से हो गया आपका एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई। वी से वैलिड हो गया। ठीक। अब ग्रेट निकोबार परियोजना ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली भी इसको डिस्कस किया हुआ है, यहाँ भी एक बार कर देते हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में को एक रणनीतिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह भारत के मैरीटाइम विजन 2030 अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। ये मुझे लगता है 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। यहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, गैस वगैरह का ये लगेगा, कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल, ताकि भारत माल परिवहन में सक्रिय भागीदारी कर सके। संकीर्ण जल मार्ग निकटता। इस द्वीप का स्थान मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलसंधियों के पास है। यह महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। इससे भारत को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक समुद्री मार्गों की निगरानी करने की सुविधा मिलती है। यह भारत को इंडोनेशिया और प्रस्तावित क्रा नहर थाईलैंड के निकट होने की सुविधा भी देता है, जिसे यह इंडो प्रशांत समुद्री मार्गों में भारत को केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है। ठीक है। मैरीटाइम डोमिनेंस देगा, रक्षा की अग्रिम पंक्ति पर लगे खड़ा करेगा, सैन्य निवारक क्षमता। आर्थिक महत्व इसका है। आर्थिक महत्व क्या है देखो, फरवरी 2026 में राष्ट्रीय एनजीटी ने 81,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ कड़ी शर्तें भी लागू की। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। चटरगला दर्रा। ठीक है, दर्रा मतलब शायद पास होता है इंग्लिश में। ये न्यूज में क्यों है? जनवरी 2026 में बॉर्डर बीआरओ ने प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत चटरगला दर्रे पर एक सफल ऊंचाई बचाव अभियान तथा सड़क पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया। दूर के गांव को जोड़ना, पर्वतीय इलाकों में यातायात बहाली करना, यही सब था। अभियान अत्यंत कठिन मौसम में हुआ। प्रोजेक्ट संपर्क। चटरगला दर्रे के बारे में देख लें। चटरगला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र में स्थित है। यह भदरवाह चटरगला एक्सिस पर स्थित है। यह दर्रा कठुआ जिले के बानी क्षेत्र को डोडा क्षेत्र जिले के भदरवाह से जोड़ता है। यह दर्रा ग्रेटर हिमालय की चंबा डोडा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। जलज आजीविका केंद्र। जनवरी 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 25 जलज आजीविका केंद्रों का लोकार्पण किया गया। यह नमामि गंगे मिशन से जुड़ा हुआ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की संयुक्त पहल है। नमामि गंगे और भारतीय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का ये जो है संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में नदी संरक्षण को सतत आजीविका से जोड़ना है। सस्टेनेबल जॉब से जोड़ना है। आजीविका मतलब लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। जलज पहल चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि कम से कम जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो कम से कम होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों को टिकाऊ आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इससे जैव विविधता संरक्षण और स्वच्छ नदी पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय भागीदारी बनाया जाएगा। ठीक है। जलज की अवधारणा नदी और मानव समुदाय के बीच सहजीवी संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। चलिए, हो गया हमारा। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सब कोई जानते ही हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। इतना पुलिस बनकर आ जाता है, आप डिटेल में नहीं जाएंगे पढ़ने। सक्सगाम वैली देख लेते हैं और भारत और चीन के बीच टकराव भी देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर की सक्सगाम घाटी को लेकर भारत तथा चीन के बीच एक नया राजनीतिक व रणनीतिक तनाव उभर आया। उल्लेखनीय कि भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा की जा रही अवसंरचनात्मक गतिविधियों को अस्वीकार करते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर सीपेक के अंतर्गत संचालित परियोजना को अवैध एवं अमान्य घोषित किया तथा यह स्पष्ट किया कि सक्सगाम घाटी भारत का अविभाज्य अंग है। विदित हो कि वर्ष 1947 से पूर्व यह क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर रियासत का अभिन्न अंग था। वर्ष 1947-48 के भारत पाक संघर्ष के उपरांत उसके बाद पाकिस्तान ने इसके कुछ भागों पर कब्जा कर लिया तथा 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के अंतर्गत सक्सगाम घाटी को चीन
को सौंप दिया था पाकिस्तान ने। भारत 1963 के इस समझौते को अवैध मानता है, क्योंकि भारत के अनुसार पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से संबंधित भूभाग के हस्तांतरण करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो कुछ भी नहीं होता है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, ठीक है, इसकी लाठी उसकी भैंस। आप चिल्लाते रह जाएंगे, जो ताकतवर रहेगा वो काम करके ही रहता है, ठीक है। नेशनल पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको छोड़ेंगे। डिजिटल अरेस्ट प्रणाली अच्छे तरीके से, ठीक है, माहौल बनाना। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, चलिए आ जाइए। भारत और नीदरलैंड ने कहा गुजरात के लोथल में, ठीक है, प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में जान ले। यह बंदरगाह, जहाज, रानी जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख सांस्कृतिक विरासत परियोजना है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से भारत की लगभग 4500 से 5000 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना है। यह परियोजना भारत का पहला ऐसा समग्र राष्ट्रीय संस्थान है जो पूर्णतया समुद्री विरासतों को समर्पित है। और इसमें क्या है, लोथल अहमदाबाद के निकट स्थित है और सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। तो नीदरलैंड और भारत ने जो है गुजरात के कच्छ वाले इलाके में एक और प्रोजेक्ट को शुरू किया है, ठीक है। नीदरलैंड एंड इंडिया जो है गुजरात में प्रोजेक्ट कच्छ, कल्पसर प्रोजेक्ट, ओके फाइन। एक और जो है कल्पसर, गुजरात में ही प्रोजेक्ट है, हो सके आगे मिले भी हम लोगों को। कल्पसर प्रोजेक्ट, गल्फ ऑफ खंबात, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खंबात नॉट कच्छ, ओके, कच्छ में नहीं है, खंबात में है, ठीक है। कल्पसर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नीदरलैंड के साथ ये भी भारत का ही एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। संविधान का संथाली संस्करण और ओल चिकी लिपि, ये न जाने हम लोगों ने हजारों बार पढ़ चुका है अभी तक। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा इस संथाली भाषा में विमोचन किया गया, ठीक है। संथाल भाषा के बारे में जान लेंगे। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो आप जानते ही होंगे, नमक, नागपुरी, मैथिली, कानपुरी, और फिर एक BDMS करके होता है, BDMS, मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बी से याद नहीं है मुझे, ये कुछ ट्रिक होता है, BDMS, नमक, ओके। यह भाषा मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के जनजातीय समुदायों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा हो और मुंडारी भाषाओं से बहुत निकटता से संबद्ध है। संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के परिवार में मुंडा शाखा में आती है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में 76 लाख लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। तो इसका जो ब्रिटिश शासन के दौरान संथाली भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती थी, वर्तमान में संथाली भाषा देवनागरी लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। अब ओल चिक्की स्क्रिप्ट क्या है? ओल चिक्की स्क्रिप्ट संथाली भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। इसका ओल सेमेट, ओल सिक्की, ओल वाई या संथाली वर्णमाला भी कहते हैं। इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया 1925 में, ठीक है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, हो सके स्टेटमेंट बनाकर पूछ दे, ठीक है। बाएं से दाएं, और इसके दो रूप चपा और उसरा है। आगे बढ़ते हैं। भीमा नदी जल विवाद। भीमा नदी जल विवाद किस किस के बीच में है? कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग से हस्तक्षेप की मांग की कि महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी किसके बीच है? ये कर्नाटक एंड महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के जल का तय आवंटन से अधिक और बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर काउंसिल आप पढ़ेंगे, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल, ये शायद 263 में है ये आर्टिकल, एक बार आप चेक कर लेंगे पॉलिटी के अंदर। भीमा नदी जो है, भीमा नदी
पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत की प्रमुख 12 महीने प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कृष्णा नदी की, इसका यह है कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक, स्रोत इसका महाराष्ट्र का पुणे जिले में है। भीमा शंकर मंदिर के समीप पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला की भीमा शंकर पहाड़ियों में भीमा नदी 861 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंततः कर्नाटक तेलंगाना सीमा पर रायचूर से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो हो गया ये, अभी भी बचा हुआ है 3-4 पेज। परमवीर दीर्घा, परमवीर दीर्घा क्या है भाई? ये 16 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में नवनिर्मित परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। यह दीर्घा भारत के सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र के से सम्मानित 21 वीर योद्धाओं के अदम्य साहस एवं बलिदान को समर्पित है। मुख्य बिंदु क्या है इसके कि राष्ट्रपति भवन के गलियारों में 96 जो एडीसी के चित्र प्रदर्शित थे, इससे नई पहल के तहत उन्हें हटाकर अब 21 परमवीर चक्र विजेताओं को चित्रों को गरिमापूर्ण स्थान दिया गया है। यह पहल औपनिवेशिक मानसिकताओं को त्यागने के लिए अपनाया गया। यहाँ कुछ नए नाम है आपके। राजपथ को क्या किया गया? कर्तव्य पथ। मुगल गार्डन को अमृतोद्यान। पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम। रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग। रॉस नील एवं हैवलॉक द्वीप, रॉस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील को शहीद एवं हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। ठीक है। नौसेना ध्वज जो है शिवाजी महाराज की राजमुद्रा वाला अष्टभुज, सेंट जॉर्ज कोर्स को हटा करके शिवाजी महाराज की राजमुद्रा वाला अष्टभुज। एडुटेरिया मैगजीन में ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है, अगर आप उससे अवेलेबल हो सकता है तो उसको एक बार चेक कर लेंगे, बहुत सारा वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं कि अंडमान के 21 जो द्वीप हैं वो 21 द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है वर्ष 2022 में, इस समारोह में पश्चिमी धुनों के स्थान पर सितार, संतूर एवं तबला जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नामकरण। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम, जो कि औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब इस तरह इतने ये सारे नाम है परमवीर विजेता चक्र वाले का, तो अगर नाम याद करने का इच्छा है तो करिए, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। केंद्र सरकार की विभिन्न पहलें केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है। ठीक है भाई, आत्मनिर्भरता वाला। देश की पहली हाईटेक और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है, कहाँ है ये? राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में इस देश की पहली हाईटेक और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भव्य उद्घाटन किया। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। 79,459 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अगर ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। 9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के शोधन की है। इसके साथ ही इसमें 2.4 मिलियन मीट्रिक टन जो है पेट्रोकेमिकल उत्पाद क्षमता भी शामिल है। उतना अंदर डिटेल नहीं घुसेंगे। साझेदारी देख लेते हैं। जॉइंट वेंचर, यह HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की परियोजना है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 74% है और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। ओके। भीष्म ट्यूब क्या है? भीष्म ट्यूब भारत सरकार के प्रोजेक्ट भीष्म हेल्थ इनिशिएटिव ट्यूब फॉर सहयोग हिट एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया एक अत्याधुनिक स्वदेशी और दुनिया का पहला पोर्टेबल बॉक्स अस्पताल है। इसे खास तौर पर युद्ध क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इतना छोटा और कुशल है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और महज 8 से 10 मिनट में एक चालू अस्पताल में बदला जा सकता है। ठीक है। भीष्म अस्पताल, ये भीष्म क्यों जो है भारत सरकार जो है ये भारत में क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? जहाँ बाढ़ आता है, आपदा आता है, वहाँ ये लोग यूज नहीं करते, लेकिन दिखावे के लिए जाकर म्यांमार में यूज करेंगे, ये जाकर वेनेजुला में यूज करेंगे, ये जाकर टर्की में यूज करेंगे।
असम में क्यों नहीं यूज कर रहे हो भाई? बिहार में क्यों नहीं यूज करते हो? इतना आपातकाल यहाँ पे होता है। दूसरे देश में पूरा हर चीज़ ये लोग संभाल लेंगे, लेकिन अपने देश में इनसे नहीं संभलता है। आर्मी उतार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बस नाम लूटना है। भीष्म अस्पताल कुल 72 विशिष्ट छोटे बक्से क्यूब से मिलकर बनता है। इसे 3 मजबूत रैक ढांचे में व्यवस्थित, ठीक है, इतना डिटेल नहीं जानना है। 200 गंभीर मरीजों को एक साथ इलाज करने में सक्षम है। स्मार्ट तकनीक, एआई पर आधारित चिकित्सा सुविधाएं। अब टिप्पणियां देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स के तहत जो है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गई। लोकसभा ने अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा दिया। आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी मिल गई। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी दर्जा देने से संबंधित बिल लोकसभा से पारित हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2026 को इसका राजपत्रित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब डांसिंग गर्ल प्रतिमा विवाद जो है, ये सिंधु घाटी में, आप जानते हैं मोहनजोदड़ो में ये जो मिला था, का टेक्स्ट बुक पे कवर दे दिया तो बोला लोग कि नंगी लड़कियों क्यों लगा दियो। तो एक से एक पागल आदमी इस देश में कुछ से कुछ करते रहता है। थारू और बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को मिला जमीन का मालिकाना हक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यह भूमि का अधिकार 1977 में बसेन परिवारों को दिया गया, ठीक, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे इतना। स्कूलों में छात्रों को अखबार पढ़ना अनिवार्य। यूपी के स्कूल में स्टूडेंट अब रोजाना अखबार पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर राज्य के सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों को छात्रों के लिए अखबार पढ़ने को अनिवार्य दैनिक गतिविधि के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करना है और अत्यधिक स्क्रीन समय को कम करना है। अखबार में क्या पढ़ेंगे छात्र? बारी बारी से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वगैरह पढ़ेंगे। आलोचनात्मक सोच हो जाएगा, एकाग्रता, सामाजिक जागरूकता में सुधार करेगी। शिकागो में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा द्वारा स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा उनके ऐतिहासिक 1893 के विश्व धर्म संसद के संबोधन को एक ट्रिब्यूट है, जिसने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की पहचान स्थापित की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में ये इन्होंने भाषण दिया था। केरल से केरलम तक की यात्रा हो गई भाई, ठीक है। यूपीएससी परीक्षा में चेहरा प्रणाली ये सब थोड़ी ना पूछेगा भाई एग्जाम। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना में पशु दल का पहला प्रदर्शन। रिमाउंट और मशहूर चिकित्सा कोर के नेतृत्व वाले इस दल में बैक्टीरियन ऊंट, जास्कर टट्टू, शिकारी पक्षी, सेना के कुत्ते शामिल थे। प्रोजेक्ट हनुमान क्या है? 3 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यों में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस 2026 के अवसर पर हनुमान प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट हनुमान का पूरा नाम हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ है। यह राज्य स्तर की वन्य जीव संरक्षण और संघर्ष समन पहल है, जिसका उद्देश्य जंगलों के पास रहने वाले समुदायों की रक्षा करते हुए वन्य जीवों को बचाना, उनका उपचार करना, उनका पुनर्वास करना, उनकी निगरानी करना है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल क्या है भाई? प्रधानमंत्री ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचारों व आदर्शों को सम्मान देने के उद्देश्य से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह लखनऊ के हरदोई रोड पर गोमती नदी के तट पर स्थित यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देश में बस नेता का फोटो और प्रतिमा ही लगते रहता है हमेशा। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में जाता है। जो काम करना है इन लोगों को, वो काम ये नहीं करेंगे। चलो, कमल के आकार में निर्मित यह परिसर भाजपा के चुनाव चिन्ह का प्रतीक है और इन दिवंगत नेताओं के 3 भव्य कांस्य प्रतिमाओं से सुसज्जित है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पेजेज हम लोगों ने देख लिए? 16 पेजेज। तो इसमें कितने पेजेज? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे मैं डाल देता हूँ पार्ट 1 करके।